हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं रिमेनिंग चैप्टर्स के एमसीक्यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 आप जानते हैं कि डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ आनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, 10 ईयर्स तो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये मैं आपको यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि लिमिट x टेंस टू a बराबर है fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है एफ डैश ए की। किसकी डेफिनेशन है ये? एफ डैश ए की। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। तो ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा अगर x की पावर n, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, कि अगर आपको x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना हो तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से n माइनस कर देंगे। तो n x की पावर n माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। ये आपको सारे डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ये सारे डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। ये सारे डेरिवेटिव्स आपके पास मौजूद हैं। ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 159 के ऊपर। तो पेज नंबर 159 के ऊपर आपको सारे डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको दो फॉर्मूले और आने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। इसके अलावा जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स, a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a की पावर x ln a। ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा आपको एक बात और पता होनी चाहिए, आपको पता है लेकिन रिपीट कर रहे हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का लाइक 1 2 3 4 5, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड चीज़ें। 4.2 में जो बुनियादी चीज़ें हैं, अच्छा इसके अलावा अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? u अपॉन वी के फॉर्मूले से। यानी कि यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ आएगा वी यू डैश माइनस यू वी डैश। इसी तरह अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका क्या होता है? यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि कल के पेपर में ये इसमें से कोई सा एमसीक्यूज आ जाए। अच्छा, अब 4.2 में कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव 10 ईयर्स में भी बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। तो आपको याद होने चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आप देखें, आपको साइन इन्वर्स का याद हो जाएगा तो साइन इन्वर्स के साथ अगर माइनस लगा देंगे तो वो कॉस इन्वर्स का आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा तो वो हो जाएगा 1 + x²। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा कर दें, 10 को उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। तो आपको सिंपल क्या करना है, 10 वाले फॉर्मूले के अंदर माइनस लगा देना, ये आपको आ गया। इसी तरह dy/dx ऑफ cot के बाद क्या आ गया, sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो है 1/x x² - 1 का रूट। तो अगर आपको cosec इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है तो cosec इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, आप sec के साथ माइनस का साइन लगा दें तो आपका वो cosec इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। सही है जनाब, ये आपको बातें याद रखनी है। अच्छा, एक तो बात मैंने आपको ये बताई, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आपको लॉगरिथम का डेरिवेटिव निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। लॉगरिथम का निकालना है लॉग ऑफ बेस, अगर a है x तो ये बराबर होता है 1/x इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ln a। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि ln x का जो डेरिवेटिव होता है, ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो 1/ के नीचे आ जाती है। तो ये 4.2 से रिलेटेड फॉर्मूले। इसके अलावा आपसे डेरिवेटिव भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि 10 इयर्स में आपने देखा होगा। तो जब डेरिवेटिव पूछे जाएंगे आपको तो 4.1 और 4.2 आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो आपको डेरिवेटिव्स जो है वो निकालने के लिए आ जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि एक्सरसाइज 4.3 है। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस आपको एक बात तो मैंने बता दी कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1, और अगर आपको y का डेरिवेटिव निकालना है तो y का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है, dy/dx। ये आपको याद रखना है। सही है जनाब, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि x और y का डेरिवेटिव निकालना है, तो x और y दो फंक्शंस हैं, तो आप इसके ऊपर लगाएंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। u यहाँ पर x होगा और v यहाँ पर y होगा। इसके बाद है हमारे पास हायर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, चेन रूल जिसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है कि ये कल के पेपर में आ जाए, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt इंटू dt/dx। अब ज़रूरी नहीं है t हो, अगर थीटा हो तो dy/dθ इंटू dθ/dx, ये भी हो सकता है। सही है जनाब। अच्छा, फिर आपको पता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई f' का मतलब क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव। f"x का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। इसी तरह f" का मतलब क्या होता है, ट्रिपल डेरिवेटिव। और आपसे एक और अंदाज से भी पूछा जा सकता है, dy/dx सिंगल डेरिवेटिव इस तरह लिखा जाता है, इसको अगर डबल करना हो तो ये हो जाएगा d² y/dx²। इसको अगर ट्रिपल डेरिवेटिव करना होगा तो ये हो जाएगा d³ y/dx³। सही है जनाब। तो ये जो सेटिंग थी वो थी चैप्टर नंबर 4 की, ये आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाई है। तो 10 इयर्स के MCQs के साथ साथ अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो फिर आपको कोई MCQ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सारा काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 पे एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जो है वो एग्जेम्प्टेड एंड रिड्यूस हैं। बट एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा जो मैंने पहले भी बताई थी कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है ds/dt, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। सही है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं d²s/dt²। तो ये आ जाए तब भी एक्सेलरेशन, ये आ जाए तब भी एक्सेलरेशन, ये आपको बात याद रखनी है। तो एक्सरसाइज 5.3 क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू की नेसेसरी कंडीशन क्या है, बहुत दफ़ा पूछी गई है कि सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे और फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके बाद चेक किया जाता है कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर, वैल्यू का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलते हैं कि ये मिनिमम है। और अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आ रहा है यानी कि नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलते हैं इसको मैक्सिमम है ये। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट देख लें, मैंने उसको बहुत डिटेल में बताया। चलिए जनाब,
अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंटीग्रेशन की जो बुनियादी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। पहला बुनियादी फॉर्मूला क्या है कि अगर लिखा हुआ है x की पावर n dx, x की पावर n dx, तो अगर किसी फंक्शन का x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिख देंगे। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आ गया कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है ax प्लस बी की पावर n dx, तो इसका आंसर होगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला आपको लाजमी आना चाहिए। सही है जनाब। तो ये चीज़ अगर आपको अगर क्लियर है तो बहुत आसान है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, वही बात, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं और वही चीज़ हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं प्लस c के साथ। ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर फंक्शन के साथ में लिखा हुआ है dx, कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई, x y z कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो d जो है ये ऑपरेटर और ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा x। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल में स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन को जो है वो आ रही थी, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो ये साइन जो था वो s था। अब वो s को जो है वो लंबा कर दिया। आगे जाके आप हायर स्टडीज़ में देखेंगे कि ये कंटिन्यूस जो है फंक्शन की होती है, फिर डिस्क्रीट फंक्शन के लिए और यूज़ करते हैं, तो s को लंबा कर दें। तो ये याद करें, d और इंटीग्रेशन एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं तो x आ जाता है। सही है जनाब। इसी तरह आपको ये वाली बात है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि x हो, अगर dy हो तब भी कट जाएगा, अगर dz हो तब भी कट जाएगा, सिर्फ z रह जाएगा, y प्लस सी, x प्लस सी, z प्लस सी। तो ये तो थे बुनियादी कॉन्सेप्ट किसके, एक्सरसाइज 6.1 के। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जिस इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिमिट लगी हुई है, ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। और जिसके साथ लिमिट नहीं लगी हुई, अच्छा ए भी ज़रूरी नहीं है 1 2 हो, -1 3 हो, 0 5 हो, कुछ भी हो, अगर लिमिट नहीं लगी हुई है तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। और आगे चलते हैं। ये तो आपके पास हो गया है। अब हम जाते हैं इसके ऊपर। एक और बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में एक फंक्शन लिखा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है ln x प्लस c। ये आपको पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं। e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो e की पावर x ही होती है, तो नो चेंज। डेरिवेटिव भी e की पावर x का e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x। अच्छा, और अगर आपके पास कांस्टेंट लिखा हुआ है a के ऊपर x और dx, कांस्टेंट के ऊपर पावर x लिखी हुई है, यानी कि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a की पावर x अपॉन ln a प्लस c। ये इस पर मैं स्टेरिक लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है, अच्छा dx अगर मैं लगाना भूल जाऊं तो आप समझ जाइएगा dx लगा हुआ है। साइन x का आपको याद करना है माइनस कॉस x, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और टेन x का होता है जनाब ln sec x प्लस सी सब में लगेगा, मैं अभी नहीं लगा रहा, टाइम नहीं है। इंटीग्रेट कॉड x का होता है ln sin x प्लस सी, और इंटीग्रेट sec x dx का होता है। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जा सकता है। एक होता है ln sec x प्लस tan x, और एक हो सकता है ln tan pi/2
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस पाई बाय 4 प्लस सी। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आ सकता है। और देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अगला फॉर्मूला जो है वो है कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ln ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या तो ये ऑप्शन में दिया जा सकता है या दिया जा सकता है ln tan x अपॉन 2 प्लस सी। तो कोई सा भी फॉर्मूला दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि डेरिवेटिव का जो उल्टा होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, tan x प्लस सी। इसी तरह cosec स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव होगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉट x। इसी तरह sec x tan x dx। sec का डेरिवेटिव होता है sec tan की इंटीग्रेशन होती है sec x प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले बुक के पेज नंबर 200 पर लिखे हुए हैं। सही है जनाब। तो अगर आपको देखना हो फॉर्मूले तो आप ज़रूर देखिएगा, और आपको देखने भी चाहिए। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है cosec x cot x dx, तो इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस cosec x प्लस सी। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं। फॉर्मूला नंबर 15 कि अगर आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कल के पेपर के लिए। फॉर्मूला नंबर 15 है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सिर्फ। एक 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर भी a लगेगा, सही है, मैं a लगाना भूल गया था। 15 इम्पॉर्टेंट है, 16 इम्पॉर्टेंट है, 18 इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, और 19 इम्पॉर्टेंट है। तो 15, 16, 18 और 15, 16, 17, 18, 19। 15, 16, 17, 18 और 19 बुक के पेज नंबर 200 पे ये फॉर्मूले लिखे हुए। प्लीज़ इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा। चलिए जनाब, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 6.3 में कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। 6.3 में सब्स्टिट्यूशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसा MCQs नहीं है जो कि हमें याद करना हो, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आपको सारे करने होंगे इसके। 6.4 भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा 6.5 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार नंबर 1 पे है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो हमने क्या लेट करना होता है, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आंसर इसका है, ये आ सकता है एग्जाम में, और अगर ये दिया हुआ तो ये आ सकता है। और अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। और अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले लिखा हुआ पहले या बाद में लिखा हुआ x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.5 का कोई मसला नहीं है, 6.6 में परफेक्ट स्क्वायर के हैं, सिलेबस में भी नहीं है लेकिन ये कि आनी चाहिए। जो 6.7 का फॉर्मूला है ये हमें याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, u डॉट v इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, u टाइम इंटीग्रेट ऑफ v माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेट ऑफ v होल dx। ये फॉर्मूला आ सकता है MCQs के अंदर, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। सही है जनाब, आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.8 की तरफ। 6.8 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 6.8 का कॉन्सेप्ट क्या है जनाब, पार्शियल फ्रैक्शन है, आपको आनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। 6.9 क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन, ये हमारे सिलेबस में शामिल है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। 6.10 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात याद कर लीजिए,
कि अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट a टू b y dx। अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो बोले कि व्हाट दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। या फिर आपसे बोल सकता है कि जी द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर्व इज दैट। 4 ऑप्शन में से तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो ये हो सकता है 6.11 आपके कोर्स में से निकाल दी गई है। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट, तो इसको तो बिल्कुल भी हम मिस नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है 2 तरह की इक्वेशन। एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये आपको याद रखना, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर सेंटर जो है वो इसका ए बी होता है और रेडियस ऑफ द सर्किल जो है, यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस इसका जो होता है आर होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। दूसरी होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हो सकता है आपसे पूछ लें कि व्हाट दिस c रिप्रेजेंट, दिस c इज द कांस्टेंट टर्म। इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g माइनस f। तो ये MCQs में बहुत दफ़ा आया है कि जी सेंटर ऑफ द सर्किल निकालें, तो -g माइनस f जो होता है वो सेंटर होता है। इस सर्किल का जो रेडियस निकलता है वो निकलता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के स्क्वायर रूट से। तो इस पर मैं वो लगा रहा हूँ, स्टेटिक लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बाकी आपसे पूछ लिया जा सकता है, सेंटर निकालने के अलावा इक्वेशन पूछ ली जा सकती है कि भाई पासिस थ्रू द ओरिजिन या पासिस थ्रू द एक्स एक्सिस या पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा अब हम एक्सरसाइज 7.2 के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। 7.2 के कॉन्सेप्ट में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसके ऊपर आ जाता है रूट। ये आपको याद रखना है। दैट्स इट, चैप्टर नंबर 7 हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। क्या है जनाब चैप्टर नंबर 8 हमारे पास? कॉनिक सेक्शन है। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो इसका मतलब होता है पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो इसका मतलब होता है एलिप्स। अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब होता है हाइपरबोला। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा इसेंट्रिसिटी खुद क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसेंट्रिसिटी होती है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर आपसे। अच्छा, फिर पैराबोला का फोकस, पैराबोला की जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ये आपको याद होना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सही है जनाब, 4 इक्वेशंस होती हैं, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है पैराबोला का? वो 4a होता है। सही है जनाब। और बाकी चीज़ें आप प्ले लिस्ट में जाके एक दफ़ा पैराबोला की जो एक्सरसाइज खाली देख लेंगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1। सही है जनाब। इसका फोकस का फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा। फोकस का फॉर्मूला होता है a0। इसका जो फोकस होता है उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस c0। सही है जनाब। तो ये आपको याद करनी है चीज़ें।
फिर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपको याद करना है। एक टेबल है पेज नंबर 291 से शुरू होता है और पेज नंबर 292 पे ख़त्म हो जाता है। इसमें देखिए एलिप्स और हाइपरबोला का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो इसमें ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4, और अगले पेज पे देखें 5 6 7 8। तो ये आठ इंफॉर्मेशन है, 8 फार्मूले। प्लीज़ ये आपको 8 फार्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की। एक्सरसाइज 8.4 एग्ज़ाम में आ रही है एक्सरसाइज, रिड्यूस नहीं है, 30 सवाल हैं। ये 30 के 30 सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। तो वो 30 सवाल में से MCQs आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए नहीं आ सकता। लेकिन एक चीज़ आ सकती है, पूछ सकता है आपसे कि जब भी कोई लाइन किसी कर्व को टच करे, अब वो कर्व पैराबोला हो सकती है, एलिप्स हो सकती है, हाइपरबोला हो सकती है, तो जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करे तो कंडीशन क्या होती है, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac = 0। सही है जनाब। तो ये पूछ सकते हैं आपसे। और टच, ये जो वर्ड लिखा हुआ होता है टच का मतलब होता है टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब होता है टच। क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कैन टच द कर्व ओनली, नॉट पास थ्रू द कर्व। अच्छा, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 जो है वेक्टर्स, इसमें हमारे को 9.5, 9.6 और 9.7 ये 3 एक्सरसाइजेस हमारे सिलेबस में हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खोल लेते हैं इसको। 9.5 अभी आ जाएगी हमारे सामने, 9.3, 9.4, 9.5। 9.5 जो है वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये आपको पता होना चाहिए कि A.B बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। फिर आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 कब होता है, जब उनके दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो या π/2 हो। ये आपको पता होना चाहिए। सही है जनाब। तो ये सेटिंग आपको याद रखनी है। इसी तरह दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट की, I.I J.J K.K 1 होता है, और I.J या J.K या I.K या K.I ये सब 0 होते हैं, क्योंकि एंगल क्या होता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और सेम के अंदर एंगल 0 डिग्री होता है, और cos 0 जो होता है वो 1 होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, पेज नंबर 346 के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी कि A.B बराबर है B.A। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, बल्कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूफ नहीं होता इस तरह, बस एसोसिएटिव के लिए ये लिखा हुआ है पेज नंबर 347 के ऊपर। ये आपको याद कर लेना है कि n इंटू A.B बराबर है A इंटू NB, यानी कि कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है, और ये बराबर हो जाएगा n इंटू A.B। बट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड करता है A.B प्लस C बराबर है A.B प्लस A.C। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ इसका निशान। अच्छा जनाब, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट का एक नाम और भी होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। बस एक बात आपको याद रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B बराबर होता है -B क्रॉस A। तो माइनस की साइन आती है किसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट में, बट देखें डॉट प्रोडक्ट में माइनस की साइन नहीं आती। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, अगर A और B पैरेलल है तो A क्रॉस B जो होगा वो 0 होगा, यह आपको याद रखना है।
इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये मैं बना के दे देता हूँ आपको, कल अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो यहाँ आई लिख दें, यहाँ जे लिख दें, यहाँ के लिख दें, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे। अगर उल्टा जाएंगे तो माइनस की साइन लगा दें, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई। ये एग्जाम में आ सकता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आपको निकालना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्सक्यूज मी, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो आपके पास जो है वो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आ जाता है। इसके अलावा आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यूनिट वेक्टर है पैरेलल का है तो पैरेलल के लिए क्या हो जाता है, किसी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। बट अगर परपेंडिकुलर का निकालना है तो फिर परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें यू है वो यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर नीचे लिख देंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रखना है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज 9.5 से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। फिर आते हैं 9.6 के ऊपर। 9.6 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 9.6 क्या लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को शो करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो बराबर किसके हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, बी क्रॉस सी डॉट ए, और ये किसके बराबर हो सकता है, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। तो ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखने का एक तरीका और भी होता है। ये सारे वेक्टर्स हैं, राइट, ए बी सी, एक तरीका ये होता है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये तीनों ही चीज़ें सेम हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप निकालना है, स्पेलिंग को इग्नोर कर दीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप जो होता है वो बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं डबल स्टेरिक लगा रहा हूँ, यानी कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर जो है वो आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप भी देता है। सही है जनाब, और इसकी मैग्नीट्यूड असल में आपको मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। सही है, आगे चलते हैं। 9.6 हो गई। 9.7 9.7 का जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, ये रहा कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने जो है वो लिखवाई है, उसमें आपको जब मैंने 9.7 करवाई है तो बस इसको आपने इतना याद रखना है कि अगर सारी फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर ऐड कर रही होंगी तो वो सारी फोर्सेस कहलाएंगी कंकरेंट फोर्सेस। इसके अलावा और भी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकें आप। सही है, कंकरेंट फोर्सेस हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, हाँ एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आपको अगर 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 ये वर्ड लिखा हुआ है कोप्लेनर, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि भाई कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, तो अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कोप्लेनर तो इसका मतलब होता है
कि अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स जो है वो बराबर हो जाए 0 के, तो इसको हम बोलते हैं कि दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर हैं। तो स्टूडेंट ये सारी बातें बताएंगे। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर जो कि MCQs हैं फ्रॉम 2019 से लेकर 2010 तक, और ये जो मैंने आज आपको लेक्चर बताया और इससे पहले वाला लेक्चर, अगर आप ये सारा काम कर लें तो इंशाल्लाह कोई उम्मीद नहीं है कि आप कल के पेपर में जो 25 MCQs आ रहे हैं वो 25 के 50 मार्क्स होंगे और 50 on 50 इंशाल्लाह कोई बईद नहीं है कि आप लेकर ना आएँ। इसके अलावा पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया है, खूब मेहनत करें। और ऐसा नहीं है कि आप में जो है कुछ कमी है, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इस दफ़ा 100 में से 100 लाजमी आएंगे। तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया है आप लोगों के लिए। आपको मेरे चेहरे से भी नज़र आ रही होगी टायर्डनेस, बट मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा आप लोगों ने मेरा चैनल देखा है तो आप उससे कुछ हासिल ज़रूर करें, सही है। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने एक लेक्चर और डिलीवर करना है जिसमें मैं मॉडल पेपर के MCQs तो मैं सारे करवा चुका हूँ, बट मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ उनको वो भी सॉल्व करवा दूँ। तो स्टूडेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को स्प्रेड करें, उनको भी शेयर करवाएं और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो अगली क्लास होगी डेफिनेटली वो लास्ट क्लास होगी हमारी इस सेशन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।